हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, इसके रिगार्डिंग। तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको एनएसएम सीरीज 5A क्लियर करना होगा, ये सबको पता है। और इसमें टोटल 12 चैप्टर है। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है क्या? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जनरली हम बहुत बार सुने हैं कि ये इन्वेस्ट कर रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। बट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, लैंडस्केप किसको बोलते हैं, हम पहले वो समझेंगे। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसका अर्निंग है, इनकम है। इनकम कितना है? इनकम है 10,000। उसका खर्चा है 3,000। उसका खर्चा है 3,000। तो बच रहा है कितना? 7,000। क्या हम जो पैसा बच रहा है हमारे इनकम से, जो खर्चा है उसको बाद देके, क्या हम उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। तो अभी सवाल आता है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट फिर किसको बोलते हैं? इसको हम फिर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेविंग्स। क्या बोलेंगे? सेविंग्स। और इन्वेस्टमेंट तब बोलेंगे जब हम इस 7,000 के सेविंग्स को कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कहीं पर रख दे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। मान लेता है ये 7,000 को मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा रुपीस कमाने के लिए इसको कहीं पर रख दिया, तब उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। अभी दोस्तों समझते हैं लैंडस्केप का मतलब क्या है। इन जनरल हम फोटो में देखते हैं कि फोटो है, अगर सीधा फोटो रहा तो पोर्ट्रेट है, अगर कुछ ऐसा चौड़ा करके फोटो है तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो इन जनरल हमको समझना है कि लैंडस्केप का मतलब है एक बड़ा चित्र, बहुत बड़ा पिक्चर जो चौकड़ा आकार में है। तो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप का मतलब है कि हम इंडिया में कहां कहां लीगली पैसा रख सकते हैं। हम इंडिया में कहां कहां लीगली पैसा रख सकते हैं, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। अभी हम समझते हैं कि इंडिया में हम कहां कहां लीगली पैसा रख सकते हैं। आप बोलेंगे बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर हम लोग इन जनरली पैसा रखते हैं, वो सही है। बट क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशन में जा रहे हैं तो उनको एक प्रोफेशनल वे में क्या बोलते हैं वो हम समझेंगे। दोस्तों, इंडिया में हम लोग लीगली मेनली 4 जगह में इन्वेस्ट करते हैं। कहां कहां? पहला जगह है डेट। आपको लग रहा होगा ये क्या चीज है भाई। उसके बाद गोल्ड, ये आपको लगता है नहीं, ये तो मुझे पता है। उसके बाद है रियल एस्टेट। क्या? रियल एस्टेट। और सबसे लास्ट ऑप्शन है जो है इक्विटी। क्या है? इक्विटी। पहले हम समझते हैं कि डेट क्या है। मैंने जो आपको नाम बोला, जो ट्रेडिशनल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, LIC हो, वो सब डेट कैटेगरी के अंदर आता है। तो डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब है उधार। मतलब
मैं किसी को उधार दे रहा हूं, मैं पैसा बैंक को उधार दे रहा हूं और बैंक बोल रहा है क्या कि मैं आपको 6% दूंगा। जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं और बैंक आगे क्या करते हैं, उस पैसे को किसी को 12% में उधार देते हैं, लोन देते हैं, चाहे वो होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में हो, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये जो लोन के आदान प्रदान, बैंक ने मुझसे लोन लिया और ये लोन बैंक ने किसी और को किसी ज्यादा ब्याज पे दे दिया, तो इसी जो लोन के आदान प्रदान है, इसी को बोलते हैं डेट। और ये सिर्फ बैंक के केस में नहीं, हर एक के केस में होता है। जिस जिस के केस में ये जो उधारी पास ऑन होता रहता है, इसी को हम लोग डेट बोलते हैं। तो बैंक को हम क्यों डेट बोलते हैं, क्योंकि बैंक में हम एफडी करते हैं और बैंक उस पैसे को आगे लोन के रूप में फॉरवर्ड करते हैं, इसीलिए बैंक को हम डेट के रूप में देखते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड। आप आपको पता है कि हम लोग सोना खरीद कर रखते हैं और ताकि इसका आगे भाव बढ़े। हम लोग इसको एज अ ऑर्नामेंट, मतलब एज अ, क्या बोलते हैं हिंदी में वो पता नहीं, बट वो पहनने के लिए घर में खरीदते हैं। उसके बाद है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब जमीन का खरीदना और बेचना। आपने 10 लाख में जमीन खरीदा, 2-3 साल बाद उसको 12-13 लाख में बेच दिया। ये जो खरीद फरोख्त का काम है, इसी को बोला जाता है रियल एस्टेट। एक मिनट। हाँ, तो इसी को बोला जाता है रियल एस्टेट। उसके बाद आता है इक्विटी। ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट क्लास है। आपने आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो इक्विटी के बारे में नहीं सुना होगा कि इक्विटी क्या चीज है। मैं शॉर्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इक्विटी का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी या फिर किसी बिजनेस में हिस्सेदारी। मान लेते हैं हम, मैं और मेरा दोस्त, वो एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा, पैसा। दोस्त ने बोला कि टोटल कैलकुलेट करके देखा कि नहीं, हमें टोटल कितना चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए बिजनेस खोलने के लिए। दोस्त ने बोला कि भाई मेरे पास 25,000 रुपए है। कितना है, 25,000। तो बाकी कितना लगेगा, और 75,000। तो 75,000 मान लेते हैं मैंने दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कंपनी है, उस कंपनी का 25% का मालिक, उस कंपनी का 25% का मालिक कौन है, मेरा दोस्त। और बाकी 75% का मालिक कौन है, मैं। मतलब उस कंपनी का मैं कितना परसेंट ओन करता हूँ, कितना परसेंट इक्विटी ओन करता हूँ, 75% इक्विटी ओन करता हूँ। और मेरा दोस्त 25% इक्विटी ओन करता है। इक्विटी मतलब कंपनी में हिस्सेदारी या फिर भागीदारी। समझ आ रहा है, ज्यादा जटिल है, बिल्कुल भी जटिल नहीं है एकदम। मैं जो भी चीजों को लिख रहा हूं, आप खाते में नोट डाउन करते जाइए। एग्जाम में इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, मैं इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूं। ये 4 डिफरेंट एसेट क्लास है, क्या क्या, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी। तो ये अगर 4 डिफरेंट एसेट क्लास है, इसका मतलब है इनका रिटर्न डेफिनेटली अलग अलग होगा, इनका रिस्क डेफिनेटली अलग अलग होगा, इनका टैक्सेशन डेफिनेटली अलग अलग होगा, इनका लिक्विडिटी डेफिनेटली अलग अलग होगा। पहले समझते हैं कि इनका जो रिटर्न है वो कैसे अलग अलग है या फिर कितना अलग है। रिटर्न मतलब जो हमें सूद मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। पहले हम जानते हैं क्या, रिटर्न।
क्या है, रिटर्न। डेट के केस में कैसे कितना रिटर्न होता है? आप बोलेंगे भाई मुझे कैसे पता होगा, मैं तो स्टूडेंट हूं। बट आपके पास तो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में मिनिमम ब्याज कितना मिलता है? आप बोलेंगे सर 2.5%। तो डेट का रिटर्न कितना है? डेट का रिटर्न है 2.5% से लेके 2.5% से लेके 8% तक। क्योंकि कई कई जगह जो सीनियर सिटीजन है उनको 8% रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए डेट का रिटर्न कितना है, 2.5% से लेके 8%। उसके बाद बोलेंगे कि जो गोल्ड है उसका रिटर्न क्या है, उसका रिटर्न कितना है? जो गोल्ड है फ्रेंड, उसका रिटर्न है कितना, 8 से लेके 10%। गोल्ड का रिटर्न है 8 से लेके 10%। ये चीजें आपको याद करना है, क्योंकि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, जब आप क्लाइंट को सर्व करेंगे, तब ये रिटर्न्स और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा। हालांकि मैं जो सबसे टफ चैप्टर है इस पूरे सिलेबस का, मतलब जो जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल टर्म्स है, उस चैप्टर को मैं इंटेंशनली बांट दे रहा हूं। मैंने वो पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, तो उसके लिए आप ज्यादा घबराइए मत। और उसमें से मुश्किल से 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। अब आप इस पे फोकस कीजिए। तो गोल्ड में रिटर्न कितना है, 8 से 10%। उसके बाद आता है रियल स्टेट। रियल स्टेट, रियल स्टेट में रिटर्न कितना है? रियल स्टेट में रिटर्न है कितना, 12 से लेके 15% तक। कितना है, 12 से लेके 15% तक। यह है रियल स्टेट का रिटर्न। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी मतलब मैंने बोला कंपनी में भागीदारी। इसमें अगर आप पैसा झोंकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपका रिटर्न है 12 से लेके 15%। कितना है, 12 से लेके 15%। तो ये तो था पहला पॉइंट कि रिटर्न में ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। आप सोच रहे होंगे कि रियल स्टेट एंड इक्विटी का तो रिटर्न सेम सेम है, तो सबको रियल स्टेट में करना चाहिए या फिर सबको इक्विटी में करना चाहिए। बट आने वाले पॉइंट में मैं वो क्लासिफाई कर दूंगा कि किनको रियल स्टेट में करना चाहिए, किनको इक्विटी में करना चाहिए। उसके बाद है, रिटर्न के बाद जो हमारा पॉइंट है वो है क्या, रिस्क। वो है रिस्क। डेट में क्या क्या रिस्क है? आप बोलेंगे भाई बैंक में क्या रिस्क हो सकता है? बैंक में पैसा रखता हूं मतलब वो तो पूरा सेफ ही है। देखिए, बैंक में पैसा रखते हैं वो 5 लाख तक सेफ है। मतलब अगर किसी दिन कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाए, खुद बैंक बैंकरप्ट हो जाए या बैंक बंद हो जाए, तब जो आरबीआई है वो कितना पैसा रिफंड करेगा? वो करेगा सिर्फ 5 लाख तक। मान लेते हैं आपका 1 करोड़ है, तो उसमें से 5 लाख आपको रिफंड करेगा, बाकी 95 लाख का कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, और तो इसमें रिटर्न रिस्क क्या है फिर? वो हम रिस्क के कैटेगरी में नहीं मानते, हम इसको रिस्क के कैटेगरी में मानते हैं। एक है इन्फ्लेशन रिस्क। आप बोलेंगे सर ये क्या है, नया टर्म है इन्फ्लेशन रिस्क। हाँ, ये नया टर्म है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर। क्या है इन्फ्लेशन का मतलब? महंगाई दर। आप एक चीज समझिए, अगर आप ये फोन 2010 में खरीदते तो हो सकता है आपको 7-8 हजार में मिल जाता होगा। बट अभी आपको ये सेम फोन 15, फोन एक अच्छा एग्जांपल नहीं है, चलो कुछ पकड़ते हैं। एक समोसा, एक समोसा हो सकता है आपको 2010-11 में कितने में मिला होगा, 2-3 रुपए में। अभी कितना चल रहा है भाई, 10-12 रुपए। तो समोसा का जो प्राइस था वो तो बढ़ा है। चावल,
आप बोलेंगे सर मैं तो समोसा नहीं खाता, मैं डाइट पे हूँ। तो चलो भाई, तो या फिर चलो बहन, आपके लिए समोसा एग्जाम्पल नहीं देते, मैं चावल पे आता हूँ। हम सब तो चावल खाते ही खाते हैं खाना। चावल का हो सकता है पहले 20-25 रुपए किलो था, अभी वो बढ़ के 40-50 रुपए किलो हो चुका है। तो ये तो जो इन्फ्लेशन है ये तो बढ़ रहा है, मतलब ये महंगाई दर बढ़ रहा है। ये महंगाई दर जो बढ़ रहा है इसी को बोला जाता है क्या, इन्फ्लेशन। तो इंडिया में अभी इन्फ्लेशन रेट है लगभग 8%। कितना है, 8%। तो बैंक आपको कितना मैक्स टू मैक्स रिटर्न देगा, या फिर डेट कैटेगरी में आप कितना मैक्स टू मैक्स रिटर्न पाएंगे, वो है 8%। मतलब आज जो 100 रुपए में चीज मिल रहा है, मान लेते हैं ये फोन आपको 100 रुपए में मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 108 रुपए। और अगर आप डेट कैटेगरी में पैसा रखते हैं, वो पैसा अगर मैक्सिमम परसेंटेज पे बढ़े तो भी वो 108 ही होगा। मतलब क्या आप 108 रुपए में 108 रुपए की चीज को खरीद सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, बट एक्चुअली इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा है, 9 से 10%। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन रिस्क, मतलब आपके पैसे का जो बढ़ने का रेट है, जो रिटर्न मिल रहा है यहां पर, वो बहुत कम है। वो क्या है, इन्फ्लेशन रिस्क। ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड में क्या रिस्क है, आप बोलेंगे भाई इसमें क्या रिस्क है? इसमें रिस्क है दोस्तों, आपके पास 1 करोड़ का गोल्ड पड़ा हुआ है, आप एक चीज समझे, आप चैन से नहीं सो पाएंगे अगर वो सोना आपके घर में पड़ा हुआ है। तो आपको हमेशा डर रहेगा कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। एक तो चोरी का डर, ऊपर से क्या है, जो मेटल है, सोना क्या है, एक मेटल है। तो मेटल, मेटल का जो क्षय होता है वो घिसता जाता है, मेटल में डिप्रिसिएशन होता है। तो क्या रिस्क है, एक तो है थेफ्ट का रिस्क, जिसको बोलते हैं चोरी रिस्क, थेफ्ट। दूसरा क्या है, डिप्रिसिएशन का रिस्क। डिप्रिसिएशन मतलब क्षय होना, डिप्रिसिएशन मतलब क्षय होना। दो रिस्क है गोल्ड में, एक है थेफ्ट रिस्क, चोरी होने का, दूसरा है डिप्रिसिएशन रिस्क, मतलब क्या, क्षय होना। आपने 1 किलो सोना खरीदा था, 10 साल बाद आप देख रहे हैं क्या हुआ उसके साथ, वो 9 किलो 800 ग्राम रह चुका है। वो क्यों, क्योंकि वो समय के साथ क्षय होता जाता है। एक है थेफ्ट, दूसरा है डिप्रिसिएशन रिस्क। उसके बाद आता है हमारा थर्ड एसेट क्लास, जो है रियल स्टेट। तो आप बोलेंगे आप सोच रहे होंगे कि रियल स्टेट में क्या रिस्क है, हम तो जमीन लेके छोड़ देते हैं, उसके बाद तो कोई रिस्क ही नहीं, एकदम पूरा सेफ है मामला, और सालों से चलता आ रहा है, चाहे वो हमारा मम्मी हो, पापा हो, या फिर उनके मम्मी पापा, या फिर उनके मम्मी पापा, सब लोग जमीन और सोने पे ही पैसा लगाते हैं। जमीन पे क्या रिस्क है दोस्तों? आप एक चीज शांति से समझिए, मान लेते हैं आप रहते हैं किसी एक जगह में, मान लेते हैं जैसे कि मेरा घर है, मैं आसनसोल में रहता हूँ। तो अगर मैंने कलकत्ता में जमीन खरीद कर रखा है, ये सोच के कि महीना 1 करोड़ का खरीदा, वो 5 साल बाद 2 करोड़ का हो जाएगा, तो वो तो पैसा तो बढ़ जाएगा, मैं वो सही सोच रहा हूँ। बट क्या उसमें ये रिस्क नहीं है कि वहां पर जो लोकल माफिया है, लैंड माफिया, या फिर जो लोकल पॉलिटिशियन है, उनको अगर मेरे जमीन के ऊपर नजर पड़ गया ना, तो वो लोग नहीं छोड़ेगा, मुझे धमका के, डरा के, मुझे इरिटेट करके वो जमीन वो ले ही लेगा। तो इसको बोलता है दखल करना। दखल का अंग्रेजी क्या है, एनक्रोचमेंट रिस्क। क्या रिस्क है, एनक्रोचमेंट रिस्क। तो रियल स्टेट में क्या रिस्क है, एनक्रोचमेंट रिस्क। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी में क्या रिस्क है,
इक्विटी में ऐसा कोई मेजर रिस्क नहीं है, बट ये क्योंकि आप पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, आप किसी बिजनेस के मालिक है, तो अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी आपको झेलना होगा, अगर उसमें लॉस होगा तो लॉस भी आपको झेलना होगा। भाई ये बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो लगा ही रहता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ये जो अप एंड डाउन है, आज प्रॉफिट है कल लॉस है, कल प्रॉफिट है फिर कल लॉस है, तो ये जो प्रोसेस है अप्स एंड डाउन का, इसको बोला जाता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, आप इस टर्म को लिख लीजिए, ये क्या है वोलेटिलिटी मतलब अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। जैसे हमारा हार्ट चलता रहता है ना, ऐसे अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, इसी को बोला जाता है वोलेटिलिटी। वैसे अगर हम इक्विटी में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता रहेगा। किसी दिन 1,05,000 हो गया, किसी दिन कम कम होके 1 लाख, किसी दिन कम होके 1 लाख, 1 लाख भी नहीं रहेगा और 90,000 हो गया। तो ये वोलेटाइल है, तो इसको, इसमें क्या रिस्क है, वोलेटिलिटी रिस्क। इसमें क्या रिस्क है कि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। फिर से रिपीट करता हूं, डेट में क्या रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क। गोल्ड में क्या रिस्क है, चोरी होने का रिस्क और क्षय होने का रिस्क। रियल एस्टेट में क्या रिस्क है, इन्वेस्टमेंट का रिस्क। आपने 1 करोड़ का जमीन खरीदा, वो उसके ऊपर अगर किसी का नजर पड़ गया तो वो हड़प लेगा। थर्ड है वोलेटिलिटी रिस्क। तो ये तो था रिस्क। अभी आता है तीसरे पैरामीटर पे, जो है क्या है, देखता हूं तीसरे पैरामीटर। तीसरे पैरामीटर जो है वो है लिक्विडिटी। वो क्या है, लिक्विडिटी। पहले आप समझते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विड का मतलब होता है, आप बोलेंगे जैसे जल है वो लिक्विड, वो मतलब नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आप उस चीज को बेचना चाहे तब आपको खरीदार मिल जाए विदाउट एनी नेगोशिएशन। मान लेते हैं मेरे पास गोल्ड है 1 किलो का, फिर मैं बहुत अमीर हूं, इतना अगर गोल्ड पड़ा रहा तो, बट ऐसा है नहीं दोस्तों, मैं बोल रहा हूं सिर्फ। मान लेते हैं मेरे पास 1 किलो गोल्ड है, आज मुझे पैसों का जरूरत है, अगर मैं वो गोल्ड बेचना चाहूं आज, क्या वो पैसा आज मिलेगा? हो सकता है आज पैसा मिल जाए, बट मैं जो रेट लगाऊंगा, मैं जो उनको रेट बोलूंगा, जो मार्केट प्राइस चल रहा है गोल्ड का, उस प्राइस में हो सकता है ना ही मिले, क्योंकि वो बोलेगा भाई तुम्हें इमरजेंसी में पैसा चाहिए। एक तो ऊपर से वो बहाना लगाएगा कि भाई इसमें तो डिप्रिशिएशन मैंने जो बोला वो हो चुका है, आपका 1 किलो का गोल्ड 950 ग्राम रह चुका है। तो आपको, मैं अगर उनको 1 लाख रुपए भी बोलूं, वो बोलेगा भाई तू 90,000 ले, अगर तेरे को बेचना है तो। ठीक है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास 1 लाख का एफडी है, आपको आज ही पैसा चाहिए, तो पैसा मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। मतलब क्या है, डेट, लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जब आप बेचना चाहे तब उसका खरीदार है कि नहीं। तो डेट के केस में क्या है, डेट का मतलब मैंने समझा दिया। डेट के केस में क्या है, ये हाईली लिक्विड है, इसका लिक्विडिटी क्या है, बहुत हाई है। मतलब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आप जब चाहे निकल सकते हैं एटीएम से, या फिर फिक्स डिपॉजिट है तो उसको गिरवी रख के या फिर तोड़ के आप पैसा निकाल सकते हैं। गोल्ड के केस में ये क्या है, ये मैं हाई लिक्विड नहीं मानता हूं, ये मीडियम टाइप का लिक्विडिटी है, इसका लिक्विडिटी मीडियम टाइप का है। और पूछेगा इसमें हॉलमार्क है कि नहीं, उसके बाद सोच के बोलेगा। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी फिर किस में है, डेट में अभी तक। गोल्ड में कितना है, मीडियम। और एक एग्जांपल मैं देता हूं, आपके पास 5 करोड़ का लैंड पड़ा हुआ है, उसका मार्केट वैल्यूएशन 5 करोड़ है,
और आज ही आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या आप वो उस जमीन को 5 करोड़ के जमीन को बेच के 5 करोड़ आप ले सकते हैं? और पैसा आपको आज ही चाहिए फिर 1-2 दिन में चाहिए? नहीं दोस्तों। पहले तो आपको बायर्स ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ब्रोकर जिसको एजेंट बोलते हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये जमीन 5 करोड़ में बेचना है, मुझे खरीदार चाहिए। तो वो थोड़ा सा उसमें लिक्विडिटी नहीं है, और हो सकता है कि बायर्स मिल भी जाए तो वो 5 करोड़ की जमीन को बोलेगा 3 करोड़, क्योंकि उनको पता है एक तो ये बहुत मोटा रकम है, आसानी से बाहर मिलेगा नहीं, ऊपर से मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा नेगोशिएट करेगा। तो इसका लिक्विडिटी सबसे खराब है रियल एस्टेट का। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी के केस में क्या है, आपके पास 2 लाख का शेयर्स पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, आपने आज रिक्वेस्ट डाला, 2 दिन बाद ऑटोमेटिक पैसा बैंक में आ जाएगा, तो इसका लिक्विडिटी भी हाई है, इसका लिक्विडिटी भी हाई है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसका है? डेट का, इसको वेरी हाई कर देते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसका है? डेट का। सबसे कम लिक्विडिटी किसका है? रियल एस्टेट का। और मीडियम टाइप का लिक्विडिटी है गोल्ड का। ठीक है, ये तो था लिक्विडिटी। अब आता है हमारा जो पॉइंट है वो है टैक्सेशन। भाई किस पे कितना टैक्स लगता है? क्या है पॉइंट? टैक्सेशन। देखिए दोस्तों, टैक्सेशन के मामले में ये पॉइंट बहुत जरूरी है और इसमें से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। तो हम समझते हैं कि टैक्सेशन का रूल क्या है और कितना टैक्स लगता है। दोस्तों, डेट के केस में जो टैक्सेशन होता है वो आपके इनकम स्लैब के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब आप जितना अर्निंग कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका अर्निंग है 5 लाख रुपए, तब आप 5 लाख के ऊपर आईटीआर फाइल करेंगे। और आपका एक एफडी है, 2 लाख का मैच्योर हो गया, तो वो 5 लाख और 2 लाख दो साथ में ऐड हो गया, कितना हुआ फिर आपका टोटल इनकम? 7 लाख। तो 7 लाख के ऊपर आपको अभी टैक्स देना होगा। मतलब इसका जो टैक्सेशन है वो इनकम स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। ये क्या है? इनकम स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और मैंने जो एग्जांपल दिया उसको लिटरली मत लीजिए, मैं आपको जो समझाने के लिए दे रहा हूं। टैक्सेशन इसमें क्या है? इनकम स्लैब के ऊपर। गोल्ड में टैक्सेशन कितना लगता है? गोल्ड में लगता है 20%। गोल्ड में टैक्सेशन क्या है? 20%। जमीन के ऊपर टैक्स कितना देना होता है? जमीन के ऊपर देना होता है 20%। क्या है दोस्तों? 20%। टैक्सेशन फिर से समझा रहा हूं, डेट में इनकम स्लैब के ऊपर, गोल्ड में फ्लैट 20%, रियल एस्टेट में फ्लैट 20%। उसके बाद आता है इक्विटी, मतलब शेयर मार्केट में कितना टैक्स लगता है। शेयर मार्केट में दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट है, एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म और दूसरे को बोलते हैं शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई भी चीज 12 महीने से पहले बेच रहे हैं, 12 मंथ बिफोर, तो उसको बोलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी। और किसी चीज को आप 12 महीने के बाद बेच रहे हैं, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब एलटीसीजी। मान लेते हैं आपने 4 लाख रुपए लगाया, क्या 4 लाख रुपए लगाया, वो 1 साल से पहले बढ़ के हो गया है 7 लाख रुपए, तो बढ़ा कितना, गेन हुआ कितना? 7 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, 3 लाख का गेन हुआ। तो क्योंकि ये 1 साल से पहले हुआ है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे
जो है एसटीसीजी, इसका टैक्स रेट है 20%। अभी रेट चल रहा है 20%। पहले ये कितना होता था? पहले ये 15% होता था, वो बढ़ के अभी 20% हो चुका। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लेते सेम चीज, मेरा 5 लाख रुपए है टोटल इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ के 2 साल बाद हो गया है 8 लाख रुपए। कितना हो गया है? 8 लाख रुपए। तो मेरा कितना पैसा बढ़ा? 3 लाख रुपए। तो उस 3 लाख के ऊपर मुझे अभी टैक्स देना है, क्योंकि ये 12 महीने से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेगा, जिसको बोलते हैं एलटीसीजी। तो इस पे मुझे टैक्स देना होगा कितना? 12.5%। कितना देना होगा दोस्तों? 12.5%। अभी इसमें और एक कैच ये है कि जो पहला 1,25,000 है उस पे छूट है। मैंने क्या बोला कि मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, वो बढ़ के कितना हो गया? 8 लाख रुपए। तो आप आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि 3 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, बट इसमें एक छूट ये है कि जो 1,25,000 है वो आपको छूट मिलेगा। तो 3 लाख में से अगर 1,25,000 माइनस करो तो वो कितना आएगा? 3 लाख में से मैं अगर 1,25,000 माइनस करो तो वो आएगा 1,75,000 रुपए। 1,75,000 रुपए। तो मुझे अभी टैक्स देना है इस 1,75,000 रुपए के ऊपर, ना कि जो पूरा 3 लाख है उसके ऊपर। तो एग्जाम्पशन कितना है? इसको बोलते हैं एग्जाम्पशन, मतलब छूट। छूट कितना है इसमें? एग्जाम्पशन वो है 1.25 लाख। 1,25,000 रुपए। कितना है दोस्तों? 1,25,000 रुपए। तो ये तो था टैक्सेशन का पॉइंट। अभी आता है और एक पॉइंट, जो है टिकट साइज। टिकट साइज मतलब आप कितना कम पैसों में या फिर कितना ज्यादा पैसे में आप इसका अवेल कर सकते हैं, या फिर इस चीज को हासिल करने के लिए आपको कितना पैसा या फिर रुपया चाहिए। डेट, आप बैंक अकाउंट में 100 रुपए भी रख सकते हैं, हो गया। तो इसका टिकट साइज बहुत लो है, वेरी लो। सोना, सोना का टैक्सेशन क्या है? आपको मिनिमम 1 ग्राम लेना पड़ेगा, तो इसका टैक्सेशन लो है। रियल एस्टेट अगर आप बोलेंगे मुझे 100 रुपए का जमीन खरीदना है या फिर 1,000 का 1 लाख का जमीन खरीदना है, नहीं मिलेगा आपको। आपको मिनिमम जो बजट है वो शहर के हिसाब से डिसाइड होता है, बट फिर भी आपको मोटा पैसा खर्च करना होगा। तो क्या है रियल एस्टेट में टैक्सेशन? वो रियल एस्टेट में टिकट साइज सबसे ज्यादा है। आपको ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा किसी भी जगह पे जमीन खरीदने के लिए। तो इसका टिकट साइज वेरी हाई, बहुत हाई है। उसके बाद इक्विटी। भाई आप स्टॉक में 1 रुपए भी लगा सकते हो, 1 लाख रुपए भी लगा सकते हो, या फिर 100 रुपए भी लगा सकते हो। बहुत सारे दोस्त के मन में ये एक मिथ है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप शेयर मार्केट में 100 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसका भी जो टिकट साइज है वो बहुत लो है। क्या है? वेरी लो। तो यही था दोस्तों आज का क्लास। ये था हमारा चैप्टर 1। आई थिंक चैप्टर 1 में और भी चीजें बाकी है। मैं क्लास को और लंबा नहीं करना चाहता, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। बिलीव में दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से आएगा। और मैं ही आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको बीच बीच में लग सकता होगा कि भाई इसका हिंदी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं बंगाली हूं, तो मेरा हिंदी अलग थोड़ा सा रहेगा। हिंदी में फ्लुएंसी मेरा उतना है नहीं, बट मैं ऑफलाइन में 100 से ज्यादा पर्सन को ट्रेन कर चुका हूं, और उसके बाद मैंने ये कोर्स बनाया।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।